हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग पिता कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और कथनों को भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ चलूँ किस तरीके के प्रश्न इस कहानी से पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिता कहानी का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं ज्ञान रंजन और ये कहानी ज्ञान रंजन के फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है और इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी में नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन ज्ञान रंजन ने किया है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्ची की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया करते हैं और जल्दी उठा करते हैं। तो ये जो बात हो रही है ये सुधीर के घर की बात हो रही है और इसमें कई जगहों के नाम आए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। इन स्थानों के नाम देकर पेपर में पूछा जाता है कि ये किस कहानी से संबंधित है ये स्थान। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भरोसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी तरह ही जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके एक अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो अभी शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने ढंग से दौड़े जिधर रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपने बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी का पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया कि वो उसको देख न ले। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट, यह सब वह अपने मन में सोच रहा है। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में वह यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते, रिलीफ पाने की
किसी बहुत ही हल्की उम्मीद में शिकायत उगल दे, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। ये पिता का कथन है। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं, एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके। लौट कर थके स्वर में ही ईश्वर करते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसा खर्च हो रहे हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग आराम से हैं और उसके जो पिता हैं वो बाहर इतनी दिक्कत में हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें से नहीं, कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बहिया वाले नल पर ही कुल्ला दातून करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्सुकता उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया था। तो शावर किसने लगवाया था? दादा भाई ने। लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर, उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हैं। ये लाइनें पेपर में क्रम से लगाने के लिए आई थी। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम में बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं। दिल्ली एम्पोरियम की धोतियों की बात हुई है और कुल्लू के सेब की बात हुई है पेपर में। ये कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज, खुलदाबाद, घनश्याम नगर ये स्थान पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि इन स्थानों के बारे में क्या क्या कहानी में बताया गया। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। तो कुल्लू कसेब और दिल्ली एम्पोरियम की धोतियों की बात इस कहानी में करी गई है। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके उनसे चूक जाएं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी। नीचे
नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यह बहुत खीज हुई। कई बार कहा है, मोहल्ले में हम सब लोगों का सम्मान है, 4 लोग भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की आड़ में कोई नहीं झोल आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ से किसी दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते। जेब टेढ़ी, सदरी की बटन ऊपर नीचे लगा। सबा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने में पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना कॉफी हाउस की झूठी वैनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम सब भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। यानी कि इस कहानी में टोटल 3 बच्चों की बात हुई है, जिसमें एक लड़की है और 2 लड़के। इस लाइन के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। फिर अंदर फिर माँ जाएगी और पिता, विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे। झोला लेकर सौदा लेने बाजार चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंपत्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला था। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोग को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी भुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लप्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए आज एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपालिटी मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पांव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया था पिता ने। ऐसा वह जब अपनी जिद की सरोपरी रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। जहां जाइए, जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। और धीमे से बुदबुदाया, पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं, लंबे समय से केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता।
लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। तो प्रभु ने ये प्रश्न आया था कि पिता कौन से दो ग्रंथ पढ़ते थे, और एक और प्रश्न आया था कि वो कितने वर्ष से पढ़ते थे। तो 35 वर्ष से पढ़ रहे हैं रामायण गीता, और दोनों ग्रंथ है रामायण और गीता। और ये प्रश्न एक बार नहीं है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कभी लाइन में दे दिया जाता है और कभी सीधे प्रश्न ही आ जाता है इनसे। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उसने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, तभी उसका बच्चा कुनकुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा, उसकी पत्नी, बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दी। देव बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले से ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में कुछ सोचा था, उसको शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से कम किसी तरह सो तो रहे होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसे उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। ये लाइन देकर पूछा गया था प्रश्न कि ये किस कहानी से संबंधित है ये लाइन। तो ये पिता कहानी की तो है ही, और ये सुधीर के संबंध में है ये कहानी, मतलब ये कथन। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसकी चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चूचूहा आया। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक होने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। कुछ भी उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, बहन की यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 2 वर्ष तक, 2 वर्ष हो गए, 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। पिता ने उसे उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपए वाली एक
पासबुक थमा दी। सबको बड़ा यह आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भी भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए जो उसने थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। यहाँ 2 वर्ष होंगे। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी भर में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पितली और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सोने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको शेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट, न ग्रैंड ट्रक, तो सर से होकर आती हुई धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़ों की टापें, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सा विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से किसी कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी सोता नहीं नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय वह यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त घास खखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यस्त थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ बहुत कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और एक अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई और मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ला किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते हुए उसे इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई थी। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। राज के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और सुराही पर से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाल तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निकली खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े।
वे खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। यहाँ से पिता कहानी हमारी खत्म होती है। अगर आप लोग ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं इस कहानी को। और कल हम लोग इस कहानी के PYQs और MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।